नमस्कार मित्रों, भगवान आप लोगों पर अपनी कृपा बनाए रखे। आज मैं बात करूंगा महात्मा ओशो के बारे में। उनका जन्म, उनकी रहस्यमय मृत्यु, क्या वाकई में अमेरिका ने उनको स्लो पॉइजन दिया, वो किस तरह से अमेरिका गए और वहां से उन्हें इंडिया वापस आना पड़ा, और उनका स्कूली जीवन जब उन्हें स्कूल से निकाल दिया गया और उन्होंने अपने अध्यापन पद से इस्तीफ़ा दिया, उन सारी चीज़ों के बारे में बात करूंगा और उनकी मृत्यु के बाद उनकी विदाई और बहुत सारी चीज़ें। तो बने रहिए मेरे साथ। महात्मा ओशो से पूर्व लोगों ने बहुत से संतों, मनोवैज्ञानिकों, दार्शनिकों आदि को पढ़ाया सुना होगा, लेकिन ओशो ने उनके संदेशों के वास्तविक अर्थों को समझाया। ओशो ने सही अर्थों में इस जगत को मनुष्यता का नया अर्थ दिया। कैसे इस बोझपूर्ण जीवन को बोधपूर्ण बनाया जाए, इसकी सीख दी। सदियों से चली आ रही रूढ़िवादी सोच और मान्यताओं को नया अर्थ देने का काम ओशो द्वारा ही किया गया तथा धर्म को नई परिभाषा दी। ओशो ने सिखाया कि कैसे बाहर और भीतर के जगत के साथ तालमेल बैठाकर जीवन को सुंदर बनाया जा सकता है। ओशो ने ऐसी ध्यान की विधियों से परिचय करवाया जिससे मनुष्य अपने अंतस की गहराइयों में पहुंचकर जीवन के अर्थों को समझ सके। ओशो ने हमेशा जोर दिया कि जीवन जैसा है उसे वैसे ही स्वीकार करो, इसे बदलने की चेष्टा मत करो। और परिस्थितियों को बदलने और उससे भागने की बजाय ओशो ने सिखाया कि कैसे इन सब के प्रति जागरूक होकर इससे परे हुआ जा सकता है। ओशो अपने पीछे साहित्य का इतना बड़ा भंडार छोड़ गए हैं कि आप कुछ भी पढ़ो, आपको लगेगा कि ओशो इसके बारे में पहले ही बता चुके हैं। ओशो को सुनकर और पढ़ने के बाद आपको ऐसा लगता है कि जैसे ओशो ने ये मेरे लिए ही बोला हो और किसी भी पुरानी परंपरा का हिस्सा नहीं। ओशो से एक नए युग का आरंभ होता है। ओशो पूरब और पश्चिम के बीच का सेतु हैं। ओशो द्वारा एक नई मनुष्यता का जन्म हुआ है जो अतीत की धारणाओं से पूर्णतया मुक्त है। ओशो का जन्म दिसंबर 1931 को मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव में हुआ। उस गांव का नाम था कुचवाड़ा। नंबर 1 बात करूंगा मैं ओशो का जन्म और उनकी शिक्षा। ओशो का जन्म 11 दिसंबर 1931 को मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव कुचवाड़ा में हुआ। आप जो ये स्क्रीन पे फोटो देख रहे हैं, ये महात्मा ओशो के बचपन की फोटो है। ओशो का पूरा नाम व बचपन का नाम रजनीश चंद्र मोहन जैन था। ओशो के जन्म के समय एक विचित्र घटना घटी। कहते हैं कि ओशो जन्म के 3 दिनों तक न तो रोए और न अपनी माता का दूध पिया। इससे उनके घर वाले चिंतित हो उठे। इसके बाद ओशो के नाना जी, जो ओशो के काफ़ी करीब रहे, उन्होंने ओशो की माँ को समझाया कि तुम नहाओ और इसके बाद इसे दूसरे कमरे में ले जाकर दूध पिलाओ। और वाकई में ऐसा ही हुआ। इससे ओशो के नाना और ओशो की माँ को अंदाज़ा हो गया उनके यहाँ पैदा हुआ बच्चा कोई साधारण बच्चा नहीं है। नंबर 2, ओशो का विद्रोही बचपन और स्कूली शिक्षा। ओशो बचपन से ही विद्रोही प्रवृत्ति के थे। उनको इतनी आसानी से किसी भी बात के लिए राजी करना आसान नहीं था। बरसात के समय विकराल रूप में बहती और उफनती नदियों को तैरकर पार करना ओशो के लिए साधारण सी बात थी। वे बचपन से ही स्वतंत्र और निर्भीक प्रवृत्ति के थे। वे अंध भक्तों की भीड़ के अगुआ बने बैठे तथा कथित महात्माओं से भारी भीड़ में तर्क करने से नहीं घबराते थे। उनके तीखे सवालों से पंडित और पुरोहित घबरा जाते थे। ओशो विलक्षण प्रतिभा के धनी थे जो उन्हें अपनी उम्र के यानी बच्चों से अलग बनाती थी। उनकी सदियों से चली आ रही सोच और व्यवस्था को बदलने की कोशिश किसी क्रांति से कम नहीं थी। बचपन में स्कूल के दौरान वे शिक्षकों से ऐसे सवाल करते थे जो उनकी समझ से परे थे। निरंतर ऐसे सवालों से परेशान होकर स्कूल प्रशासन ने उनके क्लास में बैठने पर पाबंदी लगा दी और नगर पालिका में शिकायत करी कि इस बच्चे को आगे से स्कूल नहीं आने दिया जाए। इस पर नगर पालिका ने हस्तक्षेप किया और स्कूल प्रबंधन से कहा कि ये जिज्ञासु बच्चा है, इसे पढ़ने दिया जाए। वे स्कूल में एग्जाम में सबसे अधिक अंक प्राप्त करते थे और अपने टीचरों को हैरान कर देते थे। नंबर 3 बात करूंगा ओशो की कॉलेज की शिक्षा और संबोधि। ओशो को 21 मार्च 1953 को परम जागरण का अनुभव हुआ, जिसे संबोधि कहा जाता है। इस संबंध में ओशो का वक्तव्य है कि अब मैं किसी भी खोज में नहीं हूँ, अस्तित्व ने अपने समस्त द्वार मेरे लिए खोल दिए हैं। इस घटना के दौरान ओशो मध्य प्रदेश के जबलपुर में कॉलेज में दर्शन शास्त्र के विद्यार्थी थे। संबोधि के बाद भी उन्होंने अपनी शिक्षा जारी रखी और सन 1957 में सागर विश्वविद्यालय से दर्शन शास्त्र में प्रथम श्रेणी और गोल्ड मेडलिस्ट रहकर एमए की उपाधि प्राप्त की।
इसके बाद उन्होंने कुछ सालों तक जबलपुर विश्वविद्यालय में दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर के रूप में काम किया। वे छात्रों के बीच आचार्य रजनीश के नाम से लोकप्रिय थे। इस दौरान वे संपूर्ण भारत में भ्रमण कर आध्यात्मिक जन जागरण की एक लहर फैला रहे थे। ओशो ने अपना जीवन का 25% हिस्सा यात्राओं में गुजारा। उनके क्रांतिकारी प्रवचनों को सुनने के लिए लोगों की भारी भीड़ इकट्ठा होती थी। उनकी उपस्थिति में एक प्रकार का आकर्षण था जो लोगों को अपनी ओर खींचने पर मजबूर कर देता था। नंबर 4, ओशो का कॉलेज के प्रोफेसर पद से इस्तीफा और भारत का भ्रमण। ओशो ने सन 1966 को विश्वविद्यालय के प्रोफेसर पद से इस्तीफा दे दिया और अपना बाकी का जीवन उन लोगों को समर्पित कर दिया जो स्वयं को जानने और अध्यात्म के गहरे अर्थों से परिचित होना चाहते थे। ओशो का मानना था कि जो अस्तित्व ने जो संबोधि का खजाना उन पर लुटाया है, उनके हकदार वे सब हैं जिन्होंने मनुष्य योनि में जन्म लिया है। ओशो ने अपने सन्यासियों को जोरबादी बुद्धि की परिभाषा दी। ये एक ऐसा मनुष्य है जो जोरबा की तरह भौतिक जीवन का पूरा आनंद लेना चाहता है और वो गौतम बुद्ध की तरह भी गहन मौन में उतरने की कला जानता है। जोरबादी बुद्धा भौतिक और आध्यात्मिक दोनों तरह से समृद्ध व्यक्ति है। वो जीवन को खंड खंड में न देखकर उसकी संपूर्णता को स्वीकार करता है। नंबर 5, श्री रजनीश आश्रम की स्थापना। पूरे भारत में भ्रमण करने के बाद ओशो ने सन 1970 में मुंबई में रहने के लिए आ गए। ओशो के मुंबई में आने के बाद भारतीयों के साथ साथ विदेशी लोगों की भी भारी भीड़ ओशो की देशनाओं में होने लगी। इसी दौरान ओशो ने हिमाचल प्रदेश के मनाली में अपने एक ध्यान शिविर में नव संन्यास की दीक्षा देना शुरू किया। इसके पश्चात वे आचार्य रजनीश से भगवान श्री रजनीश के रूप में पहचाने जाने लगे। ओशो 1974 को अपने बहुत से अनुयायियों के साथ हमेशा के लिए पूना रहने के लिए आ गए और यहाँ श्री रजनीश आश्रम की स्थापना की। पूना आने के बाद उनकी लोकप्रियता भारत के साथ साथ विदेशों में भी बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी और पुणे में रहकर ओशो ने अपनी शिक्षाओं का प्रचार प्रसार बहुत ज़ोरों से किया। उन्होंने अपने प्रवचनों में मानव चेतना के विकास के हर पहलू को उजागर किया। जीवन का ऐसा कोई पहलू बचा नहीं है जिस पर ओशो का प्रवचन उपलब्ध ना हो। ओशो हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में प्रवचन देते थे। नंबर 6, अमेरिका के ऑरेगन में रजनीशपुरम की स्थापना। 1980 में ओशो के विदेशी सन्यासियों ने अमेरिका के ऑरेगन में 64,000 एकड़ बंजर जमीन खरीदकर एक कम्यून का निर्माण किया जहां ओशो को रहने के लिए आमंत्रित किया गया। ओशो हमेशा अपने प्रवचनों में कहते थे कि वे ऐसे कम्यून का निर्माण करना चाहते हैं जहां मनुष्य के संपूर्ण विकास की परिकल्पना हो और मनुष्य अपनी पूर्ण खिलावट के रूप में प्रकट हो सके। और ओशो का ये कम्यून सैन फ्रांसिस्को से 3 गुना बड़ा था। ओशो 1980 में भारत छोड़कर अपने बहुत से सन्यासियों के साथ अमेरिका चले गए। ओशो के सभी सन्यासी उस 64,000 एकड़ बंजर जमीन को सुंदर जगह के रूप में बदलने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे थे। इसी मेहनत का नतीजा रहा कि ओरेगन की सुनसान और बंजर घाटी देखते ही देखते सुंदर और हरे भरे स्वर्ग के रूप में तब्दील हो गई। ये जो आप फोटो देख रहे हैं ये रजनीशपुरम की है। भगवान रजनीश की एक ऐसी जगह थी जहां उनके पास अपने कई निजी विमान थे, उनका अपना एयरपोर्ट था और साथ ही साथ रॉयल स्कारों का पूरा काफिला था। अमेरिका में रहने के दौरान ओशो की लोकप्रियता में तेजी से इजाफा होने लगा। ओशो से प्रभावित होने वालों में ज़्यादातर युवा वर्ग था जो तन मन और धन से ओशो के लिए पूरी तरह से समर्पित था। इस तरह से एक विदेशी व्यक्ति की बढ़ती लोकप्रियता के चलते अमेरिकी सरकार घबरा गई। नंबर 7 में बात करूंगा अमेरिका सरकार द्वारा ओशो को जेल भेजना और ओशो का अमेरिका छोड़ना। पूरी घटना बताऊंगा मैं। धीरे धीरे अमेरिकी सरकार ने ओशो के आश्रम पर शिकंजा कसने लगी। ओशो के यहाँ आने वाले सन्यासियों को सरकार ने वीज़ा देना बंद कर दिया और आश्रम में गैर कानूनी गतिविधियां होती हैं ऐसी अफवाहें फैलाई और भगवान रजनीश की छवि को धूमिल करने की कोशिश की। ओशो ने इस संबंध में कहा है, मेरी एक भी बात का जवाब पश्चिम के पास नहीं है। मैं तैयार था प्रेसिडेंट रोनाल्ड रीगन से व्हाइट हाउस में डिस्कस करने को खुले मंच पर, क्योंकि वे फंडामेंटलिस्ट ईसाई हैं। वे मानते हैं कि ईसाई धर्म ही एकमात्र धर्म है, बाकी सिर्फ धर्म थोथे हैं। संभवतः मैं उन्हें दुश्मन जैसा लगा।
आखिरकार ओशो पर झूठे आरोप लगाकर अमेरिकी सरकार द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया और इस दौरान इन्हें पूरे 12 दिनों तक अज्ञातवास में रखा गया। ओशो का इस तरह जेल में जाना उनके अनुयायियों के लिए किसी गहरे सदमे से कम नहीं था। इसके बाद ये तय हो गया था कि अब भगवान रजनीश अमेरिका में नहीं रहेंगे। 14 नवंबर 1985 को ओशो ने अमेरिका छोड़ दिया और इस दौरान ओशो विश्व के अलग अलग देशों में रहने के उद्देश्य से भ्रमण किया, लेकिन अमेरिकी सरकार के दबाव में 21 देशों ने अपने यहाँ रहने की इजाज़त नहीं दी, तो कुछ देशों ने ओशो को देश में प्रवेश पर ही प्रतिबंध लगा दिया। मैं इसके बारे में बाद में बात करूंगा। ओशो को स्लो पॉइजन दिया गया, क्या था वो सारी चीज़ें। उससे पहले मैं नंबर 8, ओशो का पुनः भारत आगमन। इसके पश्चात 1987 में ओशो पुनः अपने आश्रम और अपने देश भारत लौट आए। उनका पुणे आश्रम आज ओशो इंटरनेशनल कम्यून के नाम से जाना जाता है। भारत पहुंचकर ओशो ने एक बार फिर प्रवचन देना शुरू किया। ओशो अपने प्रवचनों में पाखंडों और मानवता के प्रति होने वाले षड्यंत्रों से पर्दा उठाने लगे। इस दौरान भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के बुद्धिजीवियों ने ओशो के प्रति अपने लेख में गैर पक्षपातपूर्ण चिंतन अपनाया। अक्सर समाचार पत्रों और मैगजीन में ओशो के लेख प्रकाशित होने लगे। उनमें वही लेख प्रकाशित होते थे जिनमें ओशो बस सेक्स के बारे में बात करते थे। बाकी उनकी बहुत सारी जो बातें थी उनको ऐसे ही छोड़ दिया जाने लगा। कला वर्ग से जुड़े लोग ओशो आश्रम पुणे में आने लगे। नंबर 9, ओशो द्वारा भगवान शब्द का त्याग और अपनी मृत्यु का पूर्व अनुमान। 26 दिसंबर 1988 में ओशो ने अपने नाम के आगे से भगवान शब्द को हटा दिया और आश्रम के बुद्ध सभागार में संध्याकालीन मीटिंग में सभी प्रेमियों ने अपने सद्गुरु को ओशो नाम से पुकारने का निर्णय किया। इसके बाद में ओशो की तबीयत बिगड़ने लगी। उनका शरीर कमज़ोर और भीतर से क्षीण होता जा रहा था। ऐसा माना जाता है कि उनकी इस बिगड़ती तबीयत का कारण था 1985 में अमेरिकी जेल के दौरान थेलियम नामक धीमा जहर दिया गया था और उनके शरीर को प्राणघातक रेडिएशन से गुजारा गया था। इसी दौरान ओशो ने अपने प्रवचनों की संख्या अचानक से बढ़ा दी। ऐसा माना जाता है कि शायद ओशो को इस बात का अंदाज़ा हो गया था कि अब उनके पास ज़्यादा वक्त नहीं है। ओशो पुणे आश्रम में हर रोज़ रात्रि सत्संग में अपने अनुयायियों के साथ ध्यान, सत्संग और प्रवचन करते रहे। ओशो की आवाज़ में एक प्रकार का आकर्षण था। उनकी आवाज़ में जादू था जिसने लाखों लोगों को प्रभावित किया। लेकिन 1989 में ये जादुई आवाज़ अचानक से खामोश हो गई। ओशो का शरीर अत्यधिक कमज़ोर हो गया था। इस वजह से उन्होंने प्रवचन देना बंद कर दिया और केवल रात्रि सत्संग में कुछ समय के लिए सन्यासियों के साथ मौन बैठक में भाग लेने लगे। इस रात्रि सत्संग को ओशो ने ओशो व्हाइट रॉब ब्रदरहुड नाम दिया। ओशो 16 जनवरी 1990 तक हर रोज़ रात्रि सत्संग में भाग लेते रहे और 17 जनवरी को केवल नमस्कार करके सत्संग से वापस चले गए। 18 जनवरी 1990 की पुणे आश्रम में रात्रि सत्संग के दौरान उनके निजी चिकित्सा स्वामी प्रेम अमृतो ने सूचना दी कि ओशो के शरीर में दर्द बहुत बढ़ गया है, इसीलिए वे हमारे बीच नहीं आ सकते, लेकिन अपने कमरे में ही 7 बजे से हमारे साथ ध्यान में बैठेंगे। नंबर 10, ओशो की आखिरी विदाई का महोत्सव। ये जो फोटो देख रहे हैं ये ओशो की आखिरी फ़ोटो है। 19 जनवरी 1990 को ओशो अपने जर्जर और पीड़ादायक शरीर को छोड़कर हमेशा के लिए अस्तित्व में विलीन हो गए, जिसकी घोषणा 19 जनवरी के सांध्य सभा के दौरान की गई। ओशो की इच्छा थी कि जब वे शरीर छोड़े तो उनके प्रेमी रोए नहीं, दुखी ना हो, उनकी मृत्यु को एक महोत्सव के रूप में मनाए। इसी के अनुरूप ओशो के शरीर को उनके पुणे आश्रम में गौतम दी बुद्ध ऑडिटोरियम हॉल में 10 मिनट के लिए रखा गया। करीब 10,000 ओशो के शिष्यों और प्रेमियों ने अपने प्यारे सद्गुरु की आखिरी विदाई को उत्सव, संगीत, नृत्य, ध्यान और मौन के रूप में मनाया। इसके बाद उनका शरीर दाह क्रिया के लिए ले जाया गया। 21 जनवरी 1990 को उनके अस्थि के कलश महोत्सव पूर्वक कम्यून में लाकर चोंगसू हॉल में निर्मित संगमरमर की समाधि भवन में स्थापित किया, जिस पर स्वर्णिम अक्षरों में अंकित है, नेवर बोर्न, नेवर डाइड, ओनली विजिटेड दिस प्लेनेट अर्थ बिटवीन 11 दिसंबर 1931 टू जनवरी 19, 1990। आखिरकार ओशो का इस धरती पर आने का मकसद पूरा हो गया। लोगों को उनकी बातें समझ आने लगी थी। ओशो द्वारा सिखाई गई बातें, जीवन और मृत्यु को उत्सव की तरह मनाना, प्रत्यक्षण जीवन को जीना, लोग ये समझ चुके थे।
आज से करीब 30 साल पहले ओशो के समकालीन लोगों को शायद ओशो की बातें समझ में नहीं आई होंगी और समाज के लिए इतनी आसानी से उनकी बातों को स्वीकार करना आसान नहीं रहा होगा, लेकिन आज ओशो पहले की तुलना में कहीं अधिक जीवित है। महात्मा ओशो ने अपने एक पुराने भाषण में कहा था, जब एक इंसान ने कहा था मैं आपको गोली मार दूंगा, तो उन्होंने कहा था कि देर मत करना गोली मारने में, मैं तो चाहता हूं तुम मुझे गोली मार दो, क्योंकि जब तुम मुझे गोली मारोगे तो जो मैंने कहा है वो सत्य हो जाएगा, वो लोग स्वीकार कर लेंगे। अभी सिर्फ मैं ये बोल रहा हूँ, लेकिन मेरे मरने के बाद मेरी सारी बातें सत्य हो जाएंगी, तो मैं तो चाहता हूँ कि तुम मुझे गोली मार दो। नंबर 11, अब मैं बात करूँगा ओशो का अपने प्रेमियों को आखिरी संदेश। तुम मेरे शरीर को जाके अर्थी पर चढ़ा के जला देना, लेकिन अगर किसी ने हृदय से भरकर मुझसे प्रश्न पूछा तो उसे उत्तर मिल जाएगा, क्योंकि मैं तो हूँ, मैं तो रहूँगा। मुझे जलाने का कोई उपाय नहीं है और मुझे मिटाने का तो कोई उपाय ही नहीं है। अब लास्ट में मैं बात करूँगा ओशो के अनसुने और रोचक तथ्य। नंबर 1, ओशो को जूता पहनना पसंद नहीं था, इसीलिए वे हमेशा चप्पल ही पहनते थे। नंबर 2, जब ओशो का जन्म हुआ उसके 3 दिन बाद तक ओशो ना ही रोए और ना ही हंसे। जब 3 दिन के बाद ओशो को नहलाया गया तब वो पहली बार रोए थे। नंबर 3, ओशो अपने बाएं हाथ से लिखते थे। नंबर 4, ओशो फोटो खिंचवाने और सुंदर से पेन रखने के शौकीन थे। नंबर 5, ओशो को किसी भी काम में देरी बिल्कुल पसंद नहीं थी। नंबर 6, इनको किताबें पढ़ना बहुत पसंद था, इसीलिए कभी कभी वे किताबें खरीदने के लिए चोर बाजार चले जाते थे। नंबर 7, ओशो अपने खाने के लिए सोने और चांदी के बर्तन प्रयोग में लाते थे। नंबर 8, ओशो को धूल और मिट्टी से एलर्जी थी और उनको दुर्गंध वाली जगह पर नींद नहीं आती थी। नंबर 9, ओशो बहुत जिज्ञासु थे, उनको हर बात जानने की उत्सुकता बनी रहती थी। एक बार ओशो 12 वर्ष की उम्र, रात के समय ओशो शमशान ये जानने के लिए चले गए कि मरने के बाद व्यक्ति का क्या होता है और वो कहाँ जाता है। नंबर 10, ओशो ने एक इंटरव्यू में कहा था कि उनको 365 रोल्स रॉयल कारें खरीदनी हैं। एक समय ऐसा था कि उनके पास 90 से भी अधिक रोल्स रॉयल कार थी। नंबर 11, ओशो को पढ़ना लिखना बहुत पसंद था। जब वो किशोरावस्था में थे तो एक दिन में 3-3 किताबें पढ़ लिया करते थे। वो जर्मनी, मार्क्स और भारतीय दर्शन की किताबें पढ़ना बहुत पसंद करते थे। नंबर 12, ओशो हमेशा से ही लग्जरी जीवन जीना पसंद करते थे। एक बार बचपन में उन्होंने जिद पकड़ ली कि उनको स्कूल हाथी पर बैठकर ही जाना है। उनकी जिद के आगे उनके पिता को हाथी मंगवाकर उनको हाथी पर स्कूल छोड़ना पड़ा। नंबर 13, ओशो नदी में नहाते नहाते अपने दोस्तों को पानी में डुबा दिया करते थे, हालांकि कुछ देर के लिए ही। इसको लेकर दोस्तों से विवाद भी होता था। इस पर उनका कहना था कि वो देखना चाहते हैं कि मरना क्या होता है। नंबर 14, ओशो ने अपने पिता को भी संन्यास दिलाया था। संन्यास लेते ही ओशो के पिता उनके पैरों में गिरकर रोने लगे थे। नंबर 15, ज्योतिषियों ने हर 7वें वर्ष में 21 साल तक उनकी मृत्यु के योग के बारे में बताया था। जब ओशो 14 वर्ष के थे तो उन्होंने एक बार मंदिर में जाकर 7 दिनों तक लेटकर अपनी मौत का इंतजार किया। वहां पर एक सांप भी आया, लेकिन उनको कुछ नहीं हुआ।